हेलो एवरीवन। ये उपाय की 10वीं क्लास है, 10th क्लास, और इंडियन ज्योग्राफी के बारे में ही हम आगे आगे भी पढ़ेंगे आज। तो जो आज के टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो जो 3 टॉपिक्स हैं कि इंडिया जो अपने नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे बाउंड्री शेयर करता है, तो उन बाउंड्रीज़ का नाम क्या है। ठीक है, उसके अलावा आज फार्मिंग के ऊपर थोड़ा क्लास होगी। और आप लोग क्योंकि फार्मिंग से रिलेटेड भी हैं, काफ़ी लोग खुद भी करते होंगे, खुद के घर वाले भी करते होंगे, और आप लोगों ने ज़्यादातर ने देखी हुई है फार्मिंग, बेसिकली खेती। तो उससे रिलेटेड क्लास है, तो वो किस तरह की फार्मिंग होती है उसके ऊपर पूरी क्लास होगी। और क्या क्या पैटर्न रहता है फार्मिंग के ऊपर, ये क्लास होगी। ठीक है, इजी क्लास है। अ, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बट एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट क्लास है क्योंकि क्वेश्चंस इसके बारे में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली जो बाउंड्रीज हम बनाते हैं वो आप लोगों ने देख ही लिया था। हम लोगों के पड़ोसी मुल्क कौन कौन से हैं? ये पाकिस्तान है, इधर की तरफ अफ़गानिस्तान है, ऊपर की तरफ चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, और ये बांग्लादेश है। पहले ये पाकिस्तानी था, आपको पता होना चाहिए। आज़ादी के टाइम पे पाकिस्तान 2 भागों में बटा हुआ था। ये पूरा भारत था, ये पूरा पूरा भारत एक ही था। फिर जब पार्टीशन हुआ तो इधर का पोर्शन और इधर का थोड़ा पोर्शन ये पाकिस्तान के पास चला गया, और पाकिस्तान का नाम हो गया, इधर के पाकिस्तान का नाम वेस्ट पाकिस्तान, और इधर के पाकिस्तान का नाम क्या हो गया? ईस्ट पाकिस्तान। 1971 में जब जंग हुई तो ईस्ट पाकिस्तान ने अपनी आज़ादी ले ली। भारत ने उसकी काफ़ी हेल्प भी की थी उसमें, और उसने उसका नाम पड़ा बांग्लादेश, जो आज के टाइम में बांग्लादेश है। पहले बांग्लादेश बांग्लादेश नहीं था, वो ईस्ट पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। तो हम लोग बाउंड्रीज देखते हैं, क्या क्या बाउंड्रीज हैं हमारी पड़ोसी मुल्कों के साथ में। फर्स्ट थिंग, पाकिस्तान के साथ में, पाकिस्तान के साथ में 2 तरह की बाउंड्री है। फर्स्ट बाउंड्री जो यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होती है और ऊपर चलती रहती है, राजस्थान में जाती है और राजस्थान के साथ सड़ती है और यहाँ तक पंजाब तक। इस वाली बाउंड्री का नाम है रेड क्लिफ। आपको नाम याद रहना चाहिए, रेड क्लिफ। ठीक है, ये आज़ादी के टाइम पे जब पार्टीशन हुआ, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तो बंटवारे में ये देखा गया कि कौन सा पार्ट पाकिस्तान के पास जाएगा, कौन सा हिंदुस्तान के इंडिया के पास आएगा। तो ये ये तय करने वाले एक ब्रिटिशर्स थे, जो जिन्होंने ये तय किया था कि कौन सा पार्ट कहाँ पे जाएगा। तो एक तरह से लाइन खींची भारत और पाकिस्तान के बीच में। उस लाइन का नाम रेड क्लिफ है, और उस ऑफिसर का नाम भी रेड क्लिफ था, इसलिए उसी के नाम से रेड क्लिफ लाइन होगी। तो देखो, ये पंजाब पे जाके रुक जाता है, और इस यही बांग्लादेश के साथ में भी जो लाइन जा रही है, तो इसको ये रेड जो दिख रही है ये रेड क्लिफ है, क्योंकि उस टाइम पे तो पाकिस्तान और भारत एक सॉरी ये पाकिस्तान और बांग्लादेश एक ही था। तो एक ही लाइन होगी, रेड क्लिफ। ईस्ट में रेड क्लिफ भी थी और वेस्ट में भी रेड क्लिफ थी। तो ठीक है, ये पाकिस्तान। ये देखेंगे, आप बोलेंगे कि फिर यार ये पंजाब में जाके क्यों रुक गया, ये अपना भारत तो ऊपर भी जाता है, तो इसको भी रेड क्लिफ बोलना चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ कि ये जम्मू एंड कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य हुआ करता था पहले। ठीक है, राजा हरि सिंह के अंडर में। तो ये इसका बंटवारा नहीं किया गया, बंटवारा यहाँ तक ही किया गया था आज़ादी के टाइम पे, इसलिए रेड क्लिफ लाइन सिर्फ यहाँ तक ही खींची गई। आज़ादी हो गई थी 15 अगस्त को हमारी, और 17 अगस्त को ये डिक्लेयर की गई कि ये लाइन है। और बहुत सारे जो यहाँ पे पाकिस्तान में लोग थे जो हिंदुस्तान आना चाहते थे, वो बॉर्डर क्रॉस किए इधर की तरफ आए, और जो पाकिस्तान इंडिया में थे और पाकिस्तान में जाना चाहते थे वो इधर की तरफ हुए। और इसमें बहुत बड़ा कत्लेआम और सब कुछ, बहुत ही मतलब लाखों लोगों की जान गई थी। जब इधर से लोग उधर जा रहे थे, उधर से लोग इधर आ रहे थे, तो वहाँ के लोग उनको मार रहे थे, यहाँ पे भी लोग जो पाकिस्तान जाना चाह रहे थे उनको मार रहे थे, उनकी संपत्ति को हड़प रहे थे। तो ये एक रेड क्लिफ लाइन की वजह से सब कुछ हुआ। उसके बाद में क्या हुआ कि कश्मीर में इश्यूज चलने लग गए। तो कश्मीर ने बोला कि हम तो इंडिया के साथ रहेंगे। पहले कश्मीर एक स्वतंत्र राज्य था, वो ना इंडिया का पार्ट था आज़ादी के टाइम पे, ना पाकिस्तान का पार्ट था। तो कश्मीर के राजा हरि सिंह ने बोला कि हम तो इंडिया के साथ में जाएंगे। तो पाकिस्तान ने इंडिया पे कश्मीर पे अटैक कर दिया, और ये वाला पोर्शन आप जो ये देखेंगे, जो मैं ग्रीन कर रहा हूँ, ये वाला पोर्शन उसने हड़प लिया। इसको बोलते हैं पीओके, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इस वाले पोर्शन को उन्होंने हड़प लिया। तो अब हड़प लिया, और इंडिया ने जब देखा कि इंडिया के पास हरि सिंह आया कि भाई हम मेरा कुछ पार्ट पाकिस्तानियों ने ले लिया है, आप मेरी हेल्प करो। तो वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू ने बोला हम आपकी हेल्प करेंगे तब जब आप हमारा पार्ट बन जाओगे इंडिया का। तो इन्होंने बोला ठीक है, हम लोग आर्टिकल 370 कॉन्स्टिट्यूशन में आया कि हम आपका पार्ट बन जाएंगे, आप हमारी हेल्प करो। ये हेल्प करने गए,
यहाँ से फौज जो भी थी उसको पीछे धकेलते गए। और उसके बाद में क्या हुआ कि यहाँ पे जाके एक टाइम पे यूनाइटेड नेशन यूएन में ये मामला चला गया। यूएन में मामला चल जाने की वजह से यूएन ने बोला कि जहाँ पे पाकिस्तान की आर्मी है वो पाकिस्तान वहीं तक रहेगी, वहाँ उनकी आर्मी, और इंडिया की आर्मी भी वहीं तक ही रहेगी। तो हम लोग चाहते उस टाइम तक तो हम लोग पूरा धकेल के पूरा कश्मीर अपने पास में ले सकते थे, पर उस टाइम पे जो भी है पीस एग्रीमेंट हो गया, और यहाँ तक ही ये एक नई कंट्रोल लाइन बन गई जिसका नाम है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान के अंदर, सॉरी कश्मीर के अंदर। ठीक है, तो इसके उधर का पार्ट पाकिस्तान अभी कब्जा कर रखा है, जिसको पीओके बोलते हैं। इधर का हमारे पास है जम्मू एंड कश्मीर, अब लद्दाख भी है उसका नाम। तो आपको ये पता चल गया होगा एलओसी। और एक और है, जब 1962 में चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया, तो ये वाला पोर्शन चाइना ने हड़प लिया हमसे, इसको बोलते हैं अक्साई चीन वाला एरिया इन्होंने हड़प लिया। तो उसके बाद में भी पीस ट्रीटी हुई और चाइना बोला, इंडिया और चाइना में हुआ कि ठीक है जो जहाँ पे है वहीं तक रहेगा, हम लोग तो अपना पार्ट मानते हैं, पर अभी इस पर पाकिस्तान चीन का राज है इस एरिया पर। और ये जो बीच में लाइन बनी इसको बोला लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, ये हो गई लाइन ऑफ कंट्रोल, मैंने क्वेश्चन भी पूछा था, ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल किस किस के बीच में? चाइना और इंडिया के। लाइन ऑफ कंट्रोल किसके बीच में? पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। ठीक है, उसके बाद में आप देखेंगे हम लोग तो पूरा कश्मीर को अपना पार्ट मानते हैं, तो यहाँ पे कश्मीर जाके ऊपर की तरफ कोने में जाके एक थोड़ा सा अफगानिस्तान से टच होता है, तो इस लाइन को बोलते हैं डोरेंट लाइन। ठीक है, तो ये छोटा सा पार्ट है यहाँ पे इधर। अच्छा, ये वाला एरिया हो गया। इसके अलावा चाइना अरुणाचल प्रदेश में भी हमसे कनेक्ट होता है, ये अरुणाचल प्रदेश में भी टच करता है चाइना हिंदुस्तान को। इस लाइन का नाम है मैकमहन लाइन। ठीक है, मैकमहन लाइन, मैकमोहन टाइप की स्पेलिंग है, बट इसको मैकमहन लाइन बोलते हैं, एक तरह से साइलेंट रहता है एच। ठीक है, मैकमहन लाइन। ठीक है, ये आपको पता चल गया, ये तो आपको पता चल ही गया ये वाली लाइन का नाम क्या है, रेड क्लिफ। ठीक है, आप बोलेंगे कि सर नेपाल वाली लाइन का नाम क्या है? इसका कोई नाम नहीं है, बस इंडो नेपाल बाउंड्री बोलते हैं इसको। क्या भूटान के साथ में इंडो भूटान बोलते हैं। ठीक है, और ये श्रीलंका है, और श्रीलंका और इंडिया के बीच में क्या आती है? पाक स्टेट। ये भी हमारे और बीच में सेपरेट करती है इंडिया और पाकिस्तान को। समुद्र के अंदर कोई लाइन नहीं खींच सकते, एक वर्चुअल लाइन होती है। ठीक है, मानी जाती है। ये टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इससे बाहर तो लाइन्स नहीं पूछेंगे आपसे, यही 5-6 लाइन्स में घुमाते रहते हैं। ठीक है, अब इनके पीछे कुछ कुछ हिस्ट्री है, मैं थोड़ा थोड़ा हिस्ट्री आप लोगों को बता दिया हूँ कि कौन सा युद्ध कब हुआ था, कैसे हुआ। और भी आप डिटेल में पढ़ना चाहेंगे तो हिस्ट्री में अगर हम लोगों ने क्लासेस ली तो हिस्ट्री में इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, किस तरह से चाइना ने अटैक किया था, किस तरह से पाकिस्तान के साथ हमारा विभाजन हुआ था। बट अभी के लिए इतना काफ़ी है आपके ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, अब देखते हैं टाइप्स ऑफ फार्मिंग। फार्मिंग के टाइप्स देखो, खेती के कितने तरह के प्रकार की खेती हो सकती है, आप खुद सोचिए। हमारे देश में कितने प्रकार की खेती होती है? 2 तरह के किसान आपने देखे होंगे। एक तो बेचारे जो अपना पेट भरने के लिए खेती करते हैं, बस अपने घर बार का पेट भर जाए इतनी खेती होगी। दूसरे होते हैं जो कमर्शियल खेती करते हैं, मतलब वो क्या करते हैं, बहुत सारा मतलब बहुत सारी खेती करते हैं, और उसमें से अपने घर के लिए तो कुछ नहीं होता यूज़ करते हैं, वो तो बेचते हैं मार्केट में, बड़े लेवल पे बेचते हैं। उसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। और पहले तरह की फार्मिंग जिसमें सिर्फ अपना पेट भरने के लिए खेती की जाती है, उसको बोलते हैं सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि। ठीक है, फर्स्ट तरह की कृषि जिसमें सिर्फ अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए की जाती है, उसको क्या बोलते हैं? सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि। ठीक है, तो ये 2 तरह की होती है। 2 तरह की खेती कौन कौन सी होती है? शिफ्टिंग कल्टीवेशन और नोमैडिक हर्डिंग। शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बोलते हैं स्थानांतरणशील कृषि। इसका दूसरा नाम ऐसे भी बोलते हैं स्लैश एंड बर्न, काटो, जलाओ और एग्रीकल्चर करो। आपने ये राइट में आपके ये दिख रहा होगा, फोटो आप जरूर देख लीजिए, फोटो से आपको क्लियर हो जाएगी चीज़ें। ठीक है, तो जैसे कि ये राइट में आप लोगों को दिख रहा है कि ये जंगल था। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन देखिए आप, ये पूरा जंगल है। जंगल में इन्होंने क्या किया, कोई एक फैमिली आई, 2 फैमिली आई, इन्होंने क्या किया, इन पेड़ों को काटा और काट के जला दिया। और यहाँ पे जलाने से क्या होता है कि पेड़ों के अंदर से जो अच्छे मिनरल्स होते हैं या उनके अंदर कार्बन होता है, ये सब ज़मीन के अंदर मिल जाता है और बहुत उपजाऊ ज़मीन बन जाती है।
तो ये पूरी ज़मीन में उन्होंने खेती की, 2-4 बार खेती हो सकती है, उसके बाद में ये लोग यहाँ से चल दिए, फिर कहीं यहाँ पे जाके फिर से काटेंगे और फिर से ये सब करेंगे। तो इसको बोलते हैं शिफ्टिंग कल्टीवेशन। स्लैश एंड बर्न, स्लैश मतलब काटो और उसके बाद में जला दो उस जगह के, फिर क्या होगा, बहुत सालों बाद में फिर से यहाँ पे पेड़ पौधे उगेंगे, पर काफ़ी साल लग जाते हैं। ठीक है। आसाम में इनको क्या बोलते हैं, झूम, झूम कल्टीवेशन, सब लोग अपनी बुक्स में पढ़े होंगे, झूम कल्टीवेशन बोलते हैं। और दूसरे तरह के पोनम केरला में इसका नाम है, और पोडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में इसको बोला जाता है। तो आप लोग देख कर ये सोचिए कि इससे खतरा है क्या, ये अच्छी कल्टीवेशन है क्या, शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरणशील कृषि, ये अच्छी चीज़ है क्या। आपने क्या किया, पूरे एक तो क्या कर दिया, देखो ये पूरा पूरा एरिया पहले क्या था, जंगल, इसको जंगल को काट के आपने क्या कर दिया, पूरा बंजर कर दिया बीच में। आप बोलेंगे ये तो थोड़ा सा किया, एक ही फोटो दिखाई हुई मैंने, पूरी फोटो देखोगे तो जगह जगह पे ही होगा। तो आपने क्या किया, बंजर कर दिया, आपने पेड़ों को काट दिया। पेड़ों से क्या मिलती है, ऑक्सीजन, फर्स्ट थिंग वो खत्म, वो कम हुई। दूसरी चीज़, पेड़ों से बारिश होती है, वो कम हुई। फिर तीसरी चीज़, यहाँ पे बहुत सारे वन्य जीव जंतु रहते होंगे, उनको यहाँ पे नुकसान हुआ होगा। चौथी चीज़ कि क्या होगा कि देखिए यहाँ पे भी खाली कर दिया, फिर इधर भी कर दिया, इधर भी कर दिया, वो वन्य जीव जंतु मरे भी होंगे, उसके साथ में वो क्या करेंगे, उनके जंगल में उनको लगेगा कि डिस्टर्ब होंगे, तो बाहर की तरफ आने की कोशिश करेंगे, और उससे वहाँ के आसपास के गाँवों को भी खतरा है। तो ये भी खतरा है। और पेड़ पौधे बनने में कितने साल लगते हैं, वो एक झटके में काट कूट के, और इस तरह। तो इस तरह की कल्टीवेशन को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, इससे हमारे जंगल खत्म हो रहे हैं। ठीक है। शिफ्टिंग कल्टीवेशन याद रखना, शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, आप मराठी में याद कर सकते हैं, मराठी में भी इसका मतलब होता है, हिंदी में तो स्थानांतरणशील कृषि बोलते हैं इसको। दूसरा, नोमैडिक हर्डिंग, घुमंतु झुंड। ये आप लोगों ने देखा होगा, जहाँ पे भी ड्राई एरिया होता है, जहाँ पे पानी वानी की कमी होती है ना, एरिड एरिया जहाँ पे पानी की कमी रहती है, उस एरिया में ऐसे अपने क्या होते हैं कि हर्ट्समैन अपने बकरियां, भेड़, शिप्स वगैरह लेके घूमता रहता है, और उनको चराता रहता है, और उनके दूध वगैरह यूज़ करता रहता है, उससे उनका काम चलता है। इसको बोलते हैं नोमैडिक हर्डिंग्स। ठीक है। नॉर्मली ड्राई एरियाज में। तो इनमें दोनों में आपको लगता है ये लोग बेचने के लिए कुछ भी करते हैं, इनके पास में इतनी इनकम हो जाती है कि ये बेचने के लिए जंगल को काट के ये सब करते हैं, नहीं, ये सिर्फ अपना पेट पालने के लिए ये दोनों तरह की कृषि की जाती है, इसलिए इस कृषि का नाम है सबसिस्टेंस फार्मिंग, निर्वाह कृषि। ठीक है। अब दूसरे तरह की कृषि देखें, वो होती है कमर्शियल, वो होती है कमर्शियल। कमर्शियल मतलब उसको बेचेंगे, उससे पैसा कमाएंगे। ठीक है। तो ये है कमर्शियल फार्मिंग। तो ये जैसे कमर्शियल फार्मिंग के दो टाइप मैंने लिखे हैं, एक मिक्स्ड फार्मिंग, एक प्लांटेशन फार्मिंग। ठीक है। मिक्स्ड फार्मिंग, नाम याद रखिएगा, मिक्स्ड, लास्ट में क्या, फार्मिंग। तो फार्म के ऊपर होने वाली चीज़ों को एक तरह से फार्मिंग बोले जाएगा, इस तरह से आप याद रखिए। फार्म पे आप लोग क्या कर सकते हैं, आप भी अपने अगर गांव में हैं तो गांव में क्या क्या करते हैं, खेती करते हैं, साथ में आप लोग क्या करते हैं, फोडर लगाते हैं। फोडर मतलब अपने जीव जंतुओं के लिए कुछ ना कुछ, जैसे भैंस और गाय के लिए क्या कुछ चारा वारा के लिए कुछ फसलें लगाते हैं। फिर कुछ लोग बहुत सारी गाय गाय भी रख लेते हैं, तो उससे क्या हो गया, आपकी खेत से इनकम आएगी, आपके गाय भैंस से भी इनकम आएगी, और गाय भैंस को खाने के लिए जो चारा चाहिए वो भी आपने खेत में लगा दिया, तो आपको बाहर से कुछ खरीदने की नहीं जरूरत पड़ेगी। तो इससे क्या हुआ, आपको एक एक्स्ट्रा इनकम मिल गई। अगर मान लो कल को आपकी कृषि खेती खराब भी हो जाती है, तो कोई नहीं, गाय भैंस आपके पास में 15 गायें हैं या भैंस हैं, तो आप आराम से उसका दूध बेच के भी अपना काम चला सकते हैं। तो इस तरह की फार्मिंग को बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। मतलब खेत पे ही कई तरह की चीज़ें मिक्स कर ली, फार्मिंग भी कर ली आपने, लाइव स्टॉक लाइव स्टॉक क्या मतलब, ये देखिए मिक्स्ड फार्मिंग, यहाँ पे खेती भी कर लिया आपने, यहाँ पे मान लो आपने फोडर मतलब चारे वाली चीज़ें भी लगा ली, यहाँ पे जीव जंतु भी घूमने के लिए, ये चारे वाली जगह ये हो गई, यहाँ पे जीव जंतु भी आराम से चारा वारा खा सकते हैं, यहाँ पे आपने क्रॉपिंग वगैरह कर ली। तो ये एक तरह की मिक्स्ड फार्मिंग होगी, फॉरेन में ज़्यादा चलती है। नॉर्मली गाँव में भी सब लोग एक एक भैंस, एक एक गाय रखते हैं सेफ्टी के लिए, कि चलो खेती नहीं हुई तो थोड़ा थोड़ा दूध तो आएगा ही, घर का पालन हो जाएगा, नहीं होगा तो थोड़ा बेच देंगे, पर इतना बड़े लेवल पे नहीं होता। फॉरेन में ये बहुत होता है, एक एक जने के पास में 200-200 गाय या भैंसें होती हैं उनके पास में। तो वो क्या करते हैं कि खेत तो है ही है, उसके साथ में ये काम भी करते हैं, तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग, याद रखिएगा। उसके बाद में प्लांटेशन फार्मिंग, ये आप लोगों ने देखी होगी, केले वेले के पेड़ वगैरह लगा देते हैं, रबड़ के, कॉटन के, इसको बोलते हैं बागानी खेती। ठीक है, रोपण खेती। टी टी कॉफ़ी इस तरह के, या गन्ने के खेत, जिसको आप क्या करते हैं, प्लांट बोलते हैं इनको। तो इनको क्या करते हैं कि बोते हैं,
जैसे ये केले के पेड़ आपको दिख रहे होंगे, बनाना। तो इस तरह की फार्मिंग को क्या बोलते हैं, प्लांटेशन फार्मिंग। अब इतने सारे केले या ये इस तरह से इतना खुद तो खाएंगे नहीं, इसको कहाँ बेचेंगे, मार्केट में। मार्केट का मतलब कमर्शियल चीज़ के लिए, तो इसको बोलते हैं कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग और कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में प्लांट्स लगाते हैं, और मिक्स्ड फार्मिंग में जो अपनी क्रॉप्स होती है, जैसे गेहूँ, गेहूँ का आपने क्रॉप लगाया, उसके साथ में आपने बहुत सारी गाय भैंसें भी रख ली, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, अब ये है आज का एक नेक्स्ट चीज़ कि क्रॉपिंग पैटर्न। ठीक है, फार्मिंग तो आप लोग सब लोग देखते होंगे, आप लोग करते भी होंगे। आप देखते होंगे कि फार्मिंग के कई टाइप है। ठीक है, सॉरी, पैटर्न कई है। पैटर्न जैसे किसी का खेत कैसा हो सकता है, आप जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई रह रहा है तो महाराष्ट्र में खेत को अलग तरीके से बोया जाता है ना, और मतलब हल निकाला जाता है। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ी इलाकों में चले जाओ तो अलग तरीके से मतलब वो किया जाएगा, है ना, फार्मिंग का एक अलग ही पैटर्न होगा। तो इसको बोलते हैं पैटर्न, किस किस तरीके से आप, जैसे मेरे पास गेहूं है तो मैं गेहूं को किस किस तरीके से लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पैटर्न्स ऑफ क्रॉपिंग। देखो ये कितने तरह के, मोनो क्रॉपिंग, एक धान्य कृषि। इसका मतलब क्या हो गया, आप हर साल एक ही खेती लगा रहे हैं। जैसे आप मान लो एक जगह रहते हैं, आपका गांव है, और आप भी सोचिएगा आप ऐसा करते हैं या नहीं करते हैं। आप हर बार क्या कर रहे हैं, गेहूं लगा रहे हैं तो गेहूं ही लगा रहे हैं, इस साल भी गेहूं, अगले साल भी गेहूं, उससे अगले साल भी गेहूं। ये तरह की क्रॉपिंग को क्या बोलते हैं, क्रॉपिंग मतलब कृषि। ठीक है, एक तरह से मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, तो मोनोक्रॉपिंग मतलब एक ही खेती को आप लगातार लगाए जा रहे हैं, लगातार जा रहे हैं। जैसे ये मोनोक्रॉपिंग आप इसमें देख रहे होंगे, ईयर आफ्टर ईयर आपने ये वाली सेम लैंड पे, सेम धरती पे आपने सेम क्रॉप लगाते गए, इसको मोनोक्रॉपिंग बोला गया। ठीक है, अब आपको ये चीज़ पता हो जानी चाहिए, ये अच्छी चीज़ है या खराब चीज़ है। मोनोक्रॉपिंग ये अच्छी चीज़ नहीं है। क्या होता है, एक ही पेड़ आप लगाते रहते हैं तो क्या होता है कि वो क्या, बहुत सारे न्यूट्रिशंस उसको चाहिए होते हैं, वो खेत में कम हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि धीरे धीरे, जैसे अगली साल आप क्या लगाओ, दाल लगाओ। ठीक है, दाल लगाने से क्या, मसूर की दाल या इस तरह की दालें लगाने से क्या होता है, वो वापस से न्यूट्रिशंस डाल देते हैं ज़मीन में, और वो फ़ायदेमंद होता है ज़मीन के लिए। फिर तीसरी बार कुछ और क्रॉप लगाओ, फिर चौथी बार कुछ और क्रॉप लगाओ, फिर पांचवी बार जाके वो पहले बार में लगाया था वो क्रॉप को वापस से रिटर्न कर लो। इससे कृषि की उत्पादकता बढ़ती है। पर अपने देश में क्या होता है, एक ही क्रॉप लगाए जाते हैं, लगाए जाते हैं। राइस जहाँ पे हो रहा है, राइस लगाए जा रहे हैं, लगाए जा रहे हैं। और राइस, धरती की तो कैपेसिटी फिक्स है। फिर वो तो एक एक टाइम पे हाथ ऊपर कर देगी कि भाई अब मेरे से नहीं हो पा रहा, आप बार बार में राइस लगा रहे हो, इससे कम जिसको न्यूट्रिशन चाहिए वो वाली फसल लगाओ। पर आप तो नहीं बोलोगे कि राइस से ही मेरे को सबसे ज़्यादा इनकम हो रही है, मैं तो राइस ही लगाऊंगा, दूसरे लगाऊंगा, इतनी इनकम नहीं। तो क्या होगा, धरती जवाब दे देगी। तो आप क्या करोगे, उसमें डोज दोगे। डोज क्या होता है, आप उसमें डालोगे पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स, और जो भी आपके यूरिया, जो भी मार्केट में मिल रहा है, पोटास, वो सब कुछ डाल के, और धरती क्या करोगे, एक तरह से बूस्टअप कर दोगे उसकी, है ना, इंजेक्शन दे दिया आपने। तो क्या होगा कि उससे क्या होगा कि हाँ, उसमें न्यूट्रिशंस वापस आ गए, और उस टाइम पे आपकी कृषि भी अच्छी हो जाएगी उस साल। पर क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म में खराब है। जैसे इस तरह से हो गया कि जैसे आपको किसी को बॉडी बनानी है, और वो सप्लीमेंट खाए जा रहा है या इंजेक्शन वगैरह कुछ ले रहा है, और उसकी बॉडी तो बन रही है, पर लॉन्ग टर्म के लिए उसके लिए खराब है। इसी तरह से कृषि में भी इस तरह से लॉन्ग टर्म में ये फर्टिलाइजर्स डालना, जो आप यूरिया डालते हैं, ये लॉन्ग टर्म में मतलब लंबे तौर पे बाद में जाके आपकी खेती के लिए खराब है। वहाँ की उपजाऊपंती कम होती रहेगी। ठीक है, तो ये आपको चीज़ पता रहना चाहिए। क्या करें, हरियाणा पंजाब ये क्या करते हैं, हमेशा गेहूँ गेहूँ लगाते हैं या थोड़ा राइस लगाते हैं। उससे क्या हो रहा है, खूब पेस्टिसाइड डालते हैं, खूब इंसेक्टिसाइड डालते हैं, खूब उसमें यूरिया डालते हैं, उससे वहाँ की कृषि खराब हो जा रही है। तो मोनोकल्चर अच्छी चीज़ नहीं। मोनोकल्चर या मोनोक्रॉपिंग, आप क्रॉप को चेंज करते रहो। आप खेती में इस बार गेहूं लगाया तो दूसरे साल कुछ और लगाओ, तीसरे साल कुछ और लगाओ, ये ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, उसके बाद में दूसरे टाइप की खेती लोग करते हैं, वो करते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। आप लोग भी करते होंगे, जैसे कि गेहूं के साथ में मूली के दाने डाल दिए। ठीक है, तो गेहूं भी हो गया, साथ में मूली भी होगी। ठीक है, या आपने कुछ सब्जियों के दाने डाल दिए तो वो साथ के साथ में हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं मिक्स्ड क्रॉपिंग। हमने मिक्स्ड फार्मिंग पहले पढ़ा था, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग है, याद रखिएगा इन दोनों में डिफरेंस। वो मिक्स्ड फार्मिंग था, ये मिक्स्ड क्रॉपिंग है, मतलब क्रॉप को मिक्स कर दिया। जैसे होता है ना, बीज आपने क्या लिए, मान लो गेहूं के बीज भी ले लिए, और दूसरा कोई आपने
मान लो उसके साथ में कोई मूंगफली के कुछ ले लिए या समथिंग ऐसे ले लिए, उसको मिला के आपने एक साथ गेहूं और सरसों के बीज लेके एक साथ डाल दिए, तो गेहूं भी साथ में हो गया और सरसों भी उसी खेत में हो गया। तो ये एक तरह की मिक्स्ड क्रॉपिंग है। तो अब क्या होता है कि ये क्यों करते हैं, ये इसलिए करते हैं किसान कि जैसे कई बार होता है कि टिड्डे आ जाते हैं, सपोज कीजिए, या कोई बीमारी आ जाती है खेतों में, वो कई बार राइस को पूरा खत्म कर देती है, पर कुछ दूसरे क्रॉप्स को कुछ नहीं नुकसान पहुंचाती। तो साथ में डाल देते हैं लोग कि चलो राइस खत्म हो जाएगा पर वो दूसरी क्रॉप तो बच जाएगी कम से कम। तो इसलिए मिक्स क्रॉपिंग, ठीक है। कोई इसमें रो पैटर्न, रो अरेंजमेंट नहीं होता कि ऐसे एक रो में ये गेहूं लगाएंगे, दूसरे में राइस लगाएंगे, इस तरह का कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। बस आप एक साथ ही डाल दो, आप खेत में एक साथ ही सीड्स डाल दो, बीज डाल दो, इसको बोलते हैं मिक्स्ड या मिश्रित फसल। अगला वाला इंटरक्रॉपिंग, इसमें बढ़िया ऑर्डर में डालेंगे। आपने इसमें एक फसल लगाई, इस रो में, दूसरे में दूसरी फसल लगाओ, तीसरे में तीसरी फसल लगाओ, फिर चौथी रो में वापस से फर्स्ट पहली वाली फसल लगा दो। इस तरह से रिपीट कर दो। जैसे आप क्लास में, स्कूल में नहीं खड़े होते थे कि क्लास वाइज खड़े होते हैं और एक एक लंबी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास ऐसे खड़े हो जाते हैं, इसी तरह से एक एक रो में बनाते रहिए। एक रो अरेंजमेंट कर लीजिए कि पहले गेहूं की लाइन आएगी, फिर चने की लाइन आएगी, फिर मान लो कि सरसों की लाइन आएगी, और फिर से गेहूं की लाइन आ जाएगी, फिर चने की आ जाएगी, फिर सरसों की आ जाएगी। इसको बोलते हैं इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। इसका भी सेम फायदा है, एक क्रॉप नुकसान में भी चली जाएगी तो दूसरी क्रॉप अच्छी हो जाएगी, ठीक है, चांसेज हैं दूसरी क्रॉप बच जाए, ठीक है। फिर टेरेस फार्मिंग, सोपन कृषि। टेरेस मतलब टेरेस कहाँ पे हो सकती है, पहाड़ों के अंदर। तो पहाड़ों के अंदर क्या होता है कि ये ऐसे ऐसे सीधा, तो ऐसे ऐसे फार्मिंग हो जाएगी सीधी। तो क्या होगा कि भाई पूरा पानी ही उसको, पूरे बीज वीज आपके सारे के सारे और मिट्टी साथ में लेके चला जाएगा, तो कहीं पे रुकेगा ही नहीं। बीज आप लगाओगे वो पानी के साथ बह के नीचे चला जाएगा। तो क्या करते हैं, इसे काट लेते हैं, ठीक है। आप लोग अगर देखेंगे तो क्या करते हैं, ऐसे हॉरिजॉन्टली टेरेस बना लेते हैं, सीढ़ियाँ, देखो सीढ़ी टाइप की बना ली इन्होंने, ठीक है, अपनी झोपड़ी भी बना रखी है देखो। तो ये नहीं क्या, सीढ़ियाँ टाइप की बना लेंगे, और सीढ़ियों में क्या करेंगे, यहाँ पे अब खेती करेंगे। अब क्या होगा, ऊपर से जो पानी भी आएगा वो एक एक साथ फ्लो नहीं करके जाएगा, ऐसे स्पीड से नहीं जाएगा। वो क्या करेगा, एक इस सीढ़ी पे आएगा, फिर इसमें पानी भर जाएगा, फिर उसके नीचे आएगा, फिर इसमें पानी भर जाएगा, फिर उसमें नीचे आएगा। तो फ्लो इतना तेज नहीं रहता, सबको पानी भी मिल जाता है सारी जगह को, और इतना ज़्यादा इरोजन मतलब कटाव नहीं होता मिट्टी का। तो ये अच्छी फार्मिंग होती है। कहाँ पे होती है, नॉर्मली हिली एरियाज में, ठीक है। ये आपको पता चल गया टेरेस फार्मिंग। उसके बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती, बहुत ज़्यादा आजकल न्यूज़ वगैरह में रहता है कि जैविक खेती, जैविक खेती। उसमें क्या होता है, आप लोगों ने गांव वगैरह में जैविक खेती करते हैं एक तरह से ज़्यादातर। तो उसमें क्या होता है, सिंथेटिक इनपुट्स नहीं डालते। सिंथेटिक क्या होते हैं, जो मार्केट से आप लोग लेके आते हैं ना, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, है ना, ये सब है ना, ये सब कोई भी चीज़ नहीं डालते हैं। तो वो जैसे पेस्टिसाइड, यूरिया आप लोग लेके आते हैं कट्टे पे कट्टा भर के, वो सब मार्केट वाली चीज़ नहीं। गाय का गोबर है, उसको यूज़ करो, ये पेस्टिसाइड है बढ़िया, ठीक है, ये मतलब बढ़िया फर्टिलाइज़र है। तो ये सब चीज़ें गांव में नॉर्मली करते भी हैं, पर आजकल तो गांव में भी क्या भाई बोलते हैं कि भाई कट्टा ले आओ बढ़िया यूरिया का और उसी से काम चला लेंगे। तो पर ये अच्छा नहीं है। तो मिनिमम यूज़ करना है इनका, जो सिंथेटिक इनपुट्स हैं इनका मिनिमम यूज़ करना है। सिंथेटिक इनपुट्स मतलब ये फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, उर्वरक बोलते हैं आई थिंक, है ना हिंदी में। तो इन सब का मिनिमम यूज़ करना, यूज़ तो होगा पर लाइक पहले 100% कर रहे थे, तो अब 10% यूज़ करेंगे। 90% हम क्या करेंगे, जो हमारे खेतों में गाय भैंस के गोबर से बनते हैं, या पेड़ों को मल्च करके बनाया जाता है, पेड़ों के शाखाओं को एक तरह से एक जगह डाल दिया जाता है और उससे बनाया जाता है। फिर मान लो ये अर्थवॉर्म्स वगैरह होते हैं ना, केंचुए वगैरह, इनसे खाद तैयारी की जाती है, वर्मी कल्चर जिसको बोलते हैं। इस तरह के आप लोग मतलब बना सकते हैं खाद बना के, और फिर इस तरह से फैला सकते हैं अपने अपने खेतों में। इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं, अच्छी रहती है। ऑब्वियसली पेस्टिसाइड आप जब भी पेस्टिसाइड का छिड़काव करोगे तो वो पौधे के अंदर आएगा, पौधे के अंदर आके पौधे के फल में आएगा, गेहूं में आएगा। तो जब गेहूं को खाएगा इंसान तो वो पेस्टिसाइड आदमी के अंदर भी जाएगा, तो वो तो नुकसानदायक है ना। तो ऑर्गेनिक इसलिए बेस्ट है क्योंकि पेस्टिसाइड वगैरह इन सब का यूज़ नहीं किया जाता। सिक्किम ऐसा पहला स्टेट बन गया जहाँ पे फार्मिंग, पूरी फार्मिंग वो ऑर्गेनिक तरीके से ही करते हैं। तो सिक्किम पहला राज्य है, ठीक है, पूरे देश में।
ये आजकल बहुत फेमस हो रही है, जीरो बजट न्यूट्रल नेचुरल फार्मिंग, ZBNF, शून्य बजट प्राकृतिक खेती। इसका मतलब क्या है? शून्य बजट, कोई खर्चा नहीं आना, आपकी पूरी खेती आप कर लेंगे, कोई खर्चा नहीं, बीज से लेके खाद से लेके इन और कोई भी इनपुट के लिए कोई खर्चा नहीं। तो इसमें क्या करते हैं कि जैसे बीज बीज क्या करते हैं, बीज अपने ही खेत के बीजों को हर बार एक एक उसमें कंडीशंस होती हैं, उनमें उतने टेम्परेचर पे मेंटेन करके अपने घर में रख लेते हैं, अगले साल उन्हीं बीजों को यूज़ कर लेते हैं। आपके गांव में भी ऐसा चीज़ करते हैं उनमें, ठीक है। उसके बाद में खाद वगैरह अपने ही जो जैसे पेड़ पौधों के पत्ते गिरे उन्हीं से खाद बना लिया, या गाय भैंस के गोबर से भी खाद बना लिया, कहीं बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं। खेती में कम से कम ये ट्रैक्टर वगैरह का यूज़ करेंगे, अपने खेती को हल वगैरह से ही खुद ही चला चलू के और पूरा का पूरा बना लेंगे अच्छा कृषि योग्य। तो इस तरह की चीज़ें आप लगभग जीरो इसमें यूज़ करते हैं, कोई भी चीज़ का कॉस्ट जीरो हो जाती है इसमें। तो बाहर की चीज़ों का यूज़ नहीं करोगे तो कॉस्ट, मतलब आदमी की खुद की जो पावर यूज़ हो रही है उतनी ही यूज़ होगी, ठीक है। केमिकल फ्री होगी ये बिल्कुल, कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं करते। ऑर्गेनिक में थोड़ा बहुत यूज़ हो सकता है, पर इसमें तो बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये जीरो बजट मतलब एक भी पैसा नहीं लग रहा आपका। दूसरा नेचुरल फार्मिंग मतलब कोई पेस्टिसाइड वगैरह यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। आंध्र प्रदेश तेलंगाना इसमें अभी काफ़ी वहाँ पे इस तरह की फार्मिंग हो रही है, ठीक है। ये आपका आज का टॉपिक था। इसके साथ में अभी का आज का क्लास तो यहीं पे ख़त्म होता है, हम लोग क्विज़ करेंगे।